तो चलिए आज कंप्यूटिंग की दुनिया में थोड़ा पीछे चलते हैं और दो ऐसे किरदारों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दिशा ही बदल दी। एक तरफ था विशालकाय मेन फ्रेम कंप्यूटर और दूसरी तरफ था छोटा लेकिन दमदार मिनी कंप्यूटर। कभी ये सवाल मन में आया है कि जो कंप्यूटर कभी पूरे पूरे कमरे में समाते थे वो आज हमारी मेज पर या हाथों में कैसे आ गए? इस सवाल का जवाब कहीं न कहीं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की इसी कहानी में छिपा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डिजिटल दैत्य से जिसका नाम था मेन फ्रेम। ये कंप्यूटिंग का शुरुआती दौर था और उस वक्त कंप्यूटर का मतलब ही होता था एक बहुत बड़ी पावरफुल मशीन। अच्छा, तो ये मेन फ्रेम आखिर था क्या? जरा सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो इतना बड़ा हो कि उसके लिए एक पूरा कमरा चाहिए। इसकी ताकत थी इसकी जबरदस्त प्रोसेसिंग स्पीड, बहुत सारी मेमोरी और इसका एक सेंट्रल हब की तरह काम करना। मतलब सारा का सारा काम, सारा डेटा बस एक ही जगह पर। और ये एक साथ कितने लोगों को संभाल सकता था? आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। एक अकेला मेन फ्रेम एक ही समय पर लाखों यूजर्स को सपोर्ट कर सकता था। जी हाँ, लाखों। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी और पावरफुल मशीनें आखिर काम कहाँ आती थीं? असल जिंदगी में इनका इस्तेमाल होता था एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में, जहां हजारों टिकट एक साथ बुक होते हैं, या फिर बैंकिंग सर्वर में जो लाखों के लेन देन को संभालते हैं। मतलब बड़े बड़े उद्योग तो पूरी तरह इन्हीं पर टिके थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, मिनी कंप्यूटर। ये तब आया जब दुनिया को महसूस हुआ कि एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो मेन फ्रेम से छोटा हो, सस्ता हो और ज्यादा लोगों की पहुंच में हो। वो साल था 1969। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे हम DEC भी कहते हैं, उसने पहला मिनी कंप्यूटर बनाया, PDP-8। और बस यहीं से कंप्यूटिंग की दुनिया का एक नया अध्याय शुरू हो गया। तो ये मिनी कंप्यूटर क्या था? ये एक मिड साइज का कंप्यूटर था। हाँ, इसमें मेन फ्रेम से कम स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर थी, लेकिन इसका मकसद ही कुछ और था। इसे बनाया गया था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग के लिए, यानी काम को एक जगह से हटाकर अलग अलग जगहों पर बांटने के लिए। अब जरा याद कीजिए मेन फ्रेम का आंकड़ा, लाखों यूजर्स, और उसके सामने मिनी कंप्यूटर, ये एक बार में करीब करीब 200 यूजर्स को सपोर्ट कर पाता था। फर्क साफ है ना? इससे पता चलता है कि दोनों को बिल्कुल अलग अलग कामों के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि तकनीक के मामले में ये एक दूसरे से कितने अलग थे। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। मेन फ्रेम में होती थी बहुत बड़ी डिस्क और ढेर सारी मेमोरी। वहीं दूसरी तरफ मिनी कंप्यूटर की डिस्क का साइज छोटा था और मेमोरी भी मेन फ्रेम के आगे कुछ भी नहीं थी। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। मेन फ्रेम की स्पीड 3 से 100 मिप्स के बीच होती थी, जबकि मिनी कंप्यूटर 10 से 30 मिप्स की रेंज में काम करता था। अरे, मिप्स का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक सेकंड में कितने काम निपटा सकता है, ये उसका नाप है। और अब आते हैं शायद सबसे बड़े फर्क पर, यानी कीमत। मेन फ्रेम इतने महंगे होते थे कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही उन्हें खरीद पाती थीं, लेकिन मिनी कंप्यूटर वो काफी सस्ते थे और इसी वजह से छोटे बिजनेस और डिपार्टमेंट्स भी उन्हें आसानी से अपना पाएं। तो एक नजर इस टेबल पर डालते हैं। डिस्क साइज, मेमोरी, स्पीड, कीमत और यूजर कैपेसिटी, सारे बड़े अंतर यहाँ एक साथ दिख रहे हैं। ये टेबल एकदम साफ कर देता है कि दोनों को कितने अलग अलग मकसद से बनाया गया था। लेकिन ये जितने भी तकनीकी फर्क हैं, इनके पीछे एक बहुत बुनियादी और बड़ा फर्क छिपा था। असल में एक सर्वर था तो दूसरा वर्कस्टेशन। पूरी कहानी का सार यही है। मेन फ्रेम को बनाया गया था एक सेंट्रल सर्वर की तरह जो दूर बैठे कई टर्मिनल्स को अपनी सर्विस देता है, और मिनी कंप्यूटर उसे एक लोकल वर्कस्टेशन की तरह डिजाइन किया गया था जो किसी एक डिपार्टमेंट या एक छोटे ग्रुप की जरूरतें पूरी करे। बस यही था इनका सबसे बड़ा और असली अंतर। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड बनाम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की सोच है ना, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। जब हम क्लाउड पर कुछ सेव करते हैं तो वो मेन फ्रेम की सेंट्रलाइज्ड दुनिया की ही एक झलक है, और हमारे हाथों में जो पर्सनल डिवाइस है वो मिनी कंप्यूटर के डिस्ट्रीब्यूटेड सपने का ही नतीजा है। कमाल की बात है ना?